दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम परीक्षा पाठ्यक्रम और पैटर्न के अनुरूप 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित है। निम्नलिखित में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? ऑप्शन है देखिए, EBCDIC, BCD, ASCII 8 या फिर ASCII 7। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, BCD। दोस्तों डेटा प्रस्तुतिकरण में BCD तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करता है और BCD का पूर्ण रूप होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो याद रखिएगा, BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल ये तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करता है। और दोस्तों एक जानकारी ले लीजिए कि कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में BCD दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर के द्विआधारी एनकोडिंग यानी बाइनरी एनकोडिंग का एक वर्ग है, जहां प्रत्येक दशमलव अंक को निश्चित संख्या में बिट्स यानी 0 या 1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, होस्ट, ईमेल क्लाइंट, ईमेल सर्वर या लिस्ट सर्व। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईमेल सर्वर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाला कंप्यूटर ईमेल सर्वर कहलाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, उसके राइटर कौन हैं? ऑप्शन देखिए, कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन या राजगोपालन। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, रेचल कार्सन। दोस्तों साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है। इसकी लेखिका अमेरिकी जीव वैज्ञानिक और संरक्षणविद रेचल कार्सन हैं और आप जान लीजिए ये पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी और इससे ही सबसे पहले विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है क्या? देखिए, नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या फिर आधुनिक पर्यावरण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों पर्यावरण वह जो मानव गतिविधियों से परिवर्तित हो गया है उसको एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। आप जान लीजिए दोस्तों, सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है और मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनी या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? देखिए, सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन। तो सही उत्तर है दोस्तों, ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके वो जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सीवेज जो है ये जैव अपघटनीय प्रदूषक है। इसमें सीवेज, कागज, लकड़ी इत्यादि आते हैं, जबकि एस्बेस्टस, प्लास्टिक और पॉलीथीन ये जैव अपघटनीय प्रदूषक नहीं है, बल्कि इनका कभी भी जो है किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न एक पूछा गया है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश में। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एवं कश्मीर में है। जम्मू और कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए ऑप्शन है आपके, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। कान्हा मध्य प्रदेश में है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। 1977 में इस नेशनल पार्क को स्थापित किया गया। और राजाजी उत्तराखंड में है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास से है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आप में से बहुत सारे साथी जानते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था और ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और पिता सिद्धांग ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदिवर्धन थे। और कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व दिया गया है। और इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अंकित किया है। लेकिन दोस्तों महावीर स्वामी का सही जन्म जो है तिथि अगर जो देखा जाए तो 599 ईसा पूर्व है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है और महावीर स्वामी की जन्म तिथि ये 599 ईसा पूर्व है। और इनका जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग, कर्जन, लिटन या मिंटो। तो आप जानते हैं दोस्तों, बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन के शासनकाल में किया गया था। और दोस्तों आप जान लीजिए कि बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, आपको बताना है। 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन आप जान लीजिए 1929 में हुआ था, न कि 1940 में। राजगुरु को फांसी 1931 में। तो सही उत्तर है 23 मार्च 1931 को राजगुरु को फांसी हुई थी। 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 में नहीं बल्कि 1920 में हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। और रोलट सत्याग्रह दोस्तों ये 1920 का नहीं बल्कि 1919 का है, याद रखिएगा। तो आप जान लीजिए दोस्तों, इसमें से जो एक सही सुमेलित है वो है 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में जो है फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। शनि, मंगल, बुध या पृथ्वी। तो आप जानते हैं शनि ग्रह। दोस्तों शनि या सैटर्न ग्रह के चारों ओर वलयों की पुष्टि हुई है और इसके ए, बी, डी और ई वलय पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं। शनि के अलावा बृहस्पति और वरुण में भी वलय के संकेत मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भूगोल से है, भारत के भूगोल से। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। भीमा, डॉन, तेल या तुंगभद्रा। तो आप देखिए दोस्तों, कृष्णा की सहायक नदी जो है ये तेल नदी नहीं है। और आप जान लीजिए कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में कोयना, यरला, डीना, वर्डा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा हैं। तेल नदी किसकी सहायक नदी है, आप जान लीजिए महानदी। महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से। इसमें पूछा गया है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो ये है आर्टिकल 21। दोस्तों अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में आप जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और यहाँ पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उसी के अधीन रहकर कार्य करती है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है, अगर जो देखा जाए तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था ये कार्यपालिका इसके अंतर्गत विधायिका के अधीन या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से है, आसान सा प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति को। दोस्तों अनुच्छेद 323 एक के तहत संघ लोक सेवा आयोग का ये कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को आयोग द्वारा दिए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे, जिसे राष्ट्रपति एक मेमोरेंडम सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत माला परियोजना से भारत का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? दूरसंचार, रेलवे, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर या बंदरगाह क्षेत्र? तो सही उत्तर है दोस्तों भारतमाला परियोजना सड़कों के आधारभूत संरक्षण से संबंधित एक आधारभूत परियोजना है। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये आर्थिक गलियारा, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रोड, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़क, एक्सप्रेसवे आदि ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भारतमाला परियोजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है सबरी संकल्प अभियान दोस्तों ये आपके राष्ट्रीय पोषण अभियान या नेशनल न्यूट्रिशन जो है अभियान से संबंधित है और ये अभियान उत्तर प्रदेश, ये यूपी स्पेशल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। शबरी संकल्प अभियान दोस्तों ये राष्ट्रीय पोषण अभियान का हिस्सा है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित किस समिति की अनुशंसाओं का परिणाम थी? ऑप्शन देखिए, कोठारी आयोग, मुदलियार आयोग, राममूर्ति पुनरीक्षण समिति या राधाकृष्णन आयोग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग। दोस्तों ये वर्ष याद रखिएगा कि जुलाई 1964 में 1964 में जुलाई 1964 में डीएस कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी शिक्षा आयोग गठित किया गया था और इसकी सिफारिशों के आधार पर 1968 में नवीन शिक्षा नीति का आयोजन किया गया। और दोस्तों इस नीति में सेकेंडरी स्तर की त्रिभाषा फार्मूले पर जोर दिया गया और इस नीति में शिक्षा पर व्यय को राष्ट्रीय आय के 6% तक बढ़ाने की अनुशंसा की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए MHRD की योजना NEAT का लक्ष्य क्या है? तो आप जान लीजिए कि दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम दोस्तों वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसके संबंध में NEAT यानी नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी योजना प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम सुनिश्चित करना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नीट योजना का प्रारंभ दोस्तों आप जान लीजिए कि ये उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम सुनिश्चित करना है और ये योजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बल देती है और AICTE को इसकी क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों शिक्षण अभिरुचि से है। देखिए विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः कैसी होती है? देखिए विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः कैसी होती है? तो आप जान लीजिए क्रियान्वितकारी होती है, क्रियान्वितकारी होती है। विमर्शी स्तर शिक्षण ये जो है स्मृति स्तर से अलग होता है।
आप जान लीजिए दोस्तों, विमर्श एक मानसिक क्रिया है, इसलिए इस शिक्षण के अंतर्गत विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने और उन पर विचार देने की समझ विकसित होती है। जबकि स्मृति स्तर शिक्षण भी एक मानसिक प्रक्रिया है जो अधिगम धारणा, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान आदि चरणों से मिलकर पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? देखिए, डिक्टाफोन, ऑडियोफोन, ग्रामोफोन या फिर माइक्रोफोन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र जो है वो डिक्टाफोन कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए कि डिक्टाफोन ऐसी मशीन होती है जो श्रुति लेखन और वाचन दोनों करती है, और माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को डॉट बीएमपी, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, डॉट टीआईएफ या जीआईएफ जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, बिटमैप, पिक्सल्स, प्लेन या बिटमैप तथा पिक्सल्स। तो सही उत्तर है बिटमैप। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, बिटमैप ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो पैमाने और स्कैन की गई छवियों को परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डॉट बीएमपी, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, डॉट टीआईएफ या डॉट जीआईएफ जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति के बारे में है कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो आप जान लीजिए, भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इनका जन्म ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में खैदापोसी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर है 180 देशों की सूची में भारत जो है 150वें स्थान पर है। आप जान लीजिए, भारत 180 देशों की सूची में 150वें स्थान पर है। और इस सूचकांक को एक गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का निधन हुआ था? तो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, रॉड मार्श जो हैं ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। इनका निधन 4 मार्च 2022 को हुआ और ये टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2022 में किसे फरवरी माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? देखिए, वृत्ति अरविंद, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत या दीपेंद्र सिंह ऐरी को। तो सही उत्तर क्या है? श्रेयस अय्यर। दोस्तों, आप देख लीजिए, मार्च 2022 में फरवरी माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर को चुना गया था। अगला प्रश्न है, 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? डॉक्टर मानिक साहा, मानिक सरकार, झारन दास या बिप्लब कुमार देव। तो सही उत्तर हो जाएगा भाजपा नेता डॉक्टर मानिक साहा ने 15 मई 2022 को त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रवर्तमान यानी चालू शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन देखिए, संकलनात्मक, निर्माणात्मक, मानक संदर्भित या निकष संदर्भित। तो सही उत्तर है निर्माणात्मक या ऑप्शन बी। आप जान लीजिए दोस्तों, चालू शिक्षण या जिसको इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन कहा जाता है, इसके दौरान फॉर्मेटिव या निर्माणात्मक आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है। और दोस्तों, निर्माणात्मक आकलन से आशय कक्षा वातावरण के दौरान विद्यार्थी को उसकी कमियों और शक्तियों से अवगत कराने से है, जिससे वे समय रहते सुधार कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, स्वानुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा कक्ष अंतरक्रिया या पैनल शिक्षण। तो सही उत्तर है माइक्रो टीचिंग। दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है और सूक्ष्म शिक्षण से छात्र और अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है।
सूक्ष्म शिक्षण में छात्र और अध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई हैं उनको दूर करने का पूर्ण अवसर मिलता है। दोस्तों आज के वीडियो का जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, इसका आखिरी और 30वां प्रश्न है कि दोस्तों आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है किसके प्रयोग से? ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ चिप्स, नैनो पदार्थ या अतिसंचालक से। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेटेड जो है आईसी चिप्स के द्वारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। आप जान लीजिए दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और 1958 में अपने आविष्कार के बाद यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर कंप्यूटरों में प्रयोग होने लगा। और इंटीग्रेटेड सर्किट या समाकलित परिपथ, ये इंटीग्रेटेड सर्किट से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप या मिनीएचुराइजेशन संभव हो सका है। तो आईसी चिप्स के द्वारा दोस्तों आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न जो है परीक्षाओं के लिए, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो किसी विषय से, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, किसी विषय से भी उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हों, सभी अभ्यर्थियों के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।